थर्ड टर्म में कमिट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन सर? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये अगर मिलता है तो? मेरा पहले से मेरी पार्टी का मत रहा है और ये कोई भीम नहीं है जी। आप देखिए क्या हालत है। मैं हैरान हूँ, मैं इस समय बोलूँ या ना बोलूँ टीवी के सामने, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का हो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे उस राज्य में जाकर के बोलना पड़ रहा है, पॉलिटिकल कंपल्सन है। अच्छा होगा एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, उसमें से फिर जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे। फिर लॉजिस्टिक खर्चा कितना होता है। मैं जब गुजरात में था तो ये इवन मनमोहन सिंह जी के सरकार, उनके समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा अफसर मेरे यहाँ से उठा के ले जाते थे ऑब्जर्वर के रूप में। 70-80 मेरे अफसर चले जाते थे और साल में करीब करीब 100 दिन किसी न किसी चुनाव में लगे रहते थे। तो मैं कहता भाई मेरा राज्य इतना एक्टिव राज्य है, मैं 80 लोग चले जाते, मैं करूँगा कैसे। ये बंद करो आप, मैं ऑब्जर्वर नहीं दूंगा। तो उनका कानून ऐसा है कि मुझे देना पड़ता था। ये हर राज्य की मुसीबत होगी जी, इतने ऑब्जर्वर जाते हैं। अच्छा फिर आचार संहिता, 45 दिन तक सबको वैकेशन मिल जाता है, सब मौज करते हैं जी। 6-7 में मोस्ट प्रोबेबली देश, इतना बड़ा देश रुक जाए, कैसे रुक सकता है जी। इतने बड़े देश में बहुत बड़ा संकट है। पहले भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था जी, ये 67 के बाद आया। तो अभी ये कमीशन में बिठाया, कमीशन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर करके उसमें एक्शनेबल पॉइंट आएंगे। हमारा एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है जी, देश के लिए बहुत जरूरी है ये। रोजगार बनाम लाभार्थी, एक बहस ये भी देश में छिड़ी हुई है। विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी जो अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख हम शिक्षित युवाओं को देंगे। आपका फोकस लाभार्थियों पर रहता है। अब वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा अग्रेसिव आक्रामक तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को डील कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दावा है, बनाम बीजेपी, बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर आपका? अगर वो इतने ईमानदार है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां उनके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है, वहां क्यों नहीं बोलते हैं। दूसरा, अगर सरकार का रोजगार का जिम्मा है तो जैसे भारत सरकार का है वैसे राज्य सरकार का है, वैसा स्थानीय स्वराज संस्था का, सबका जिम्मा है। तो मेरे हिस्से में तो बहुत कम जिम्मेवारी आएगी। फिर भी आप अगर वादा पूरे करने की बात करेंगे, अभी अभी मेरे हिसाब से रोजगार के जो रिकॉर्ड आए हैं, कल ही के स्कॉच ने एक रिपोर्ट दिया है, 10 साल में जो माइक्रो फाइनेंस हुआ है, इस माइक्रो फाइनेंस के कारण जो रोजगार उपलब्ध हुआ है, क्या उसको आप रोजगार नहीं मानेंगे। केंद्र की 10-12 जो योजना ऐसी हैं जिसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई एक घर बनता है तो कितने पर्सन आवर्स रोजगार मिलता होगा। पहले मैन आवर्स कहते थे, अब जेंडर न्यूट्रल दुनिया हो गई तो पर्सन आवर बोलते हैं। तो कहते हैं भी 5 करोड़ पर्सन ईयरली उनका हुआ है, यानी अपने नौकरी जनरेट हुई है। अब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जी, इसके हिसाब से देखें तो सारे। अब मुझे कोई बताएं कि पहले अगर 100 किलोमीटर रोड बनता था, आज अगर 200 किलोमीटर बनता है तो मैन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, या तो पर्सन पावर लगा होगा कि नहीं लगा होगा। पहले इलेक्ट्रिफिकेशन इतना होता था, आज इतना होता है। पहले इतने एयरपोर्ट थे, आज इतने एयरपोर्ट बने हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं। 5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट हुआ। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ऐसा नहीं बन जाता कि 5G, वो टावर लगते हैं, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाले लगते हैं। इसका मतलब कि इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे,
पीएलएफएस का आंकड़ा तो बिल्कुल हकीकतों के आधार पर 6-7 साल में 6 करोड़ नए जॉब ये आपको ऑन रिकॉर्ड मिल रहे हैं। ईपीएफओ 10 साल में कवर होने वाले लोगों में 167%, 165 या 70 इतना बढ़ोतरी हुई है। अब इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे जी? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्रा लोन करीब 43 करोड़ लोन्स अलग अलग, कुछ लोग रिपीट होंगे। उसमें 70% वो हैं जो पहली बार रोजगार कर रहे हैं। अब एक आदमी किसी एक को तो रोजगार देता होगा, कुछ कारोबार चला रहा है, एक को तो देता होगा। ये सब ऐसी हवाबाजी थोड़ी होती है जी।